दोस्तों GS 365 के अगले लेक्चर में हमें देखना है DPSP। ठीक है, देखिए DPSP और अगर हम देखेंगे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये दोनों थोड़ा सा फैक्चुअल टॉपिक है। क्वेश्चंस आते हैं इससे, लेकिन थोड़ा सा इसका नेचर जो है वो फैक्चुअल एस्पेक्ट का है। हाँ, इसका इंपॉर्टेंस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। रीज़न है कि आप इसे बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम जैसा कि मेंस नहीं ले रहे हैं, हम अभी वनडे एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हैं, तो फैक्चुअल रूप में हम देखेंगे। यही कारण है कि हम लोग इसको PPT से ही डील कर लेंगे। बाकी इसका जो PDF है हमको प्रोवाइड कर देंगे चैनल पे, वहाँ से देख लेंगे। इसमें बहुत सारे वैल्यू एडिशंस होंगे, तो वो सारा मैं आपको वीडियो में बताते रहूँगा। आपको खुद से नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। और ये जो है ना CAPF के जो भी स्टूडेंट्स पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो भी इसे देखें, क्योंकि पेपर 2 में DPSP जो है वो आप DPSP बहुत सारे इंक्लूड कर सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा वर्डिंग पे हम देखें, डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स हैं किसके लिए, तो स्टेट पॉलिसीज़ के लिए। अगर हम देखते हैं इसे थोड़ा सा देखें, तो देयर आर सर्टेन एक्शंस दैट यू परफॉर्म। कुछ एक्शंस होते हैं जो आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो एक्शंस जो हैं वो आपके प्रिंसिपल पर डिटरमाइन करते हैं कि आपकी प्रिंसिपल्स कैसी हैं। लेट से अगर मान लेते हैं, मैं ज़्यादा हाइपोथेटिकल एग्जांपल ना लूँ, तो लेट से आप बाहर गए रोड पर और आपको कोई ओल्ड लेडी दिखती हैं, ठीक है, तो उनको मान लेते हैं रोड क्रॉस करवाना, लेट से, तो आप उनको रोड क्रॉस करवाएंगे। ये आपका एक्शन हुआ। क्यों आपने रोड क्रॉस कराया? क्योंकि आपकी प्रिंसिपल है कि ठीक है, एल्डर लोग हैं, इनकी आपको हेल्प करनी चाहिए, इस टाइप से। तो ये प्रिंसिपल्स की वजह से आपके एक्शन होंगे। लेट से कोई ऐसा स्टूडेंट है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे उतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना देखेगा, अपना साइड से चला जाएगा, तो उसके प्रिंसिपल्स दूसरे हैं, इसलिए वो दूसरे तरह के एक्शंस को ये करेगा। लेट से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको रोड पे समहाउ 100 रुपीज़ का एक नोट मिल जाता है, ठीक है, तो एक होगा कि उसे वो रख लेगा, ठीक है। लेट से आपने देखा, मैं मान लेता हूँ कि आपने 100 रुपीज़ देखा कि कोई आगे व्यक्ति जा रहा था, उसके पॉकेट से वो गिरती है, ड्रॉप होती है, तो आप एक व्यक्ति होंगे जो कि एक्शन करेंगे क्या कि वो 100 रुपीज़ का नोट लिया और उन पर्सन को आगे जाके दिया, मतलब थोड़ा दूर दौड़ेंगे और उनको दे देंगे। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कि वो 100 रुपीज़ रख लेगा। तो ये दोनों ही एक्शन डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के प्रिंसिपल्स डिफरेंट है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि बेसिकली जो भी एक्शन कोई व्यक्ति करता है वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल पर डिटरमाइन करता है। उसी प्रकार से स्टेट्स भी अगर कोई पॉलिसी बनाएगा तो वो कुछ प्रिंसिपल्स पे होंगे। तो ये क्या है? अपने आप में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि ये स्टेट्स को डायरेक्टिव देता है कि अगर आप कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो आप इसको कंसिडरेशन में ले सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया है? तो पार्ट 4 में दिया हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा, हमें समझना होता है पहले पार्ट 4 और उसके बाद आर्टिकल कहाँ से, तो 36 से लेके 51 तक, ठीक है। देखिए, ये जो है इसका सोर्स हमें देखने के लिए मिलता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने DPSP को नोवेल फीचर्स कहा था, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक और नहीं दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर ऐड करवा देता हूँ, that there is a person named, आप नोट कर लेंगे जहाँ भी अपने नोट्स बनाए, ग्रेवलिन ऑस्टिन। ग्रेवलिन ऑस्टिन ने कहा था DPSP और साथ साथ फंडामेंटल राइट्स, DPSP और फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने कंसियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। क्या कहा था? कंसियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे अगर आप, तो DPSP and fundamental right are being considered as philosophy, soul, conscience and of the कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो एक चीज़ और है, अगर मैं अभी, चलिए वो आगे आएगा ही तो हम लोग वहीं पे डील करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं। दिस इज एसेंशियल फॉर द गवर्नेंस, दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द फंडामेंटल राइट। मीन्स देखिए, ये जो है गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। लेट से कोई भी पॉलिसी है तो उसमें जो है इसका रोल बहुत बढ़ जाता है। अगर कोई स्टेट कोई पॉलिसी बना रहा है तो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूल्स बढ़ जाते हैं। कैसे हम ये कह रहे हैं? लेट से अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बाद आपको पंचायती राज देखने के मिलता है। ये कहीं ना कहीं 40 जो आर्टिकल है DPSP का, उससे इंस्पायर्ड है, ठीक है। मैटरनिटी रिलीफ की अगर हम बात करें, जो एक्ट आया 2016 में, वो भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे DPSP से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। तो DPSP एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। लेकिन देखिए, ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, वो चीज़ें हम अभी देखेंगे आगे। अगर हम फीचर्स की बात करें, द वेरी इंपॉर्टेंट की फीचर्स क्या हैं, देखिए इसको इस प्रकार से भी दिया गया था कि मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता दूँ कि SN राव, आपको पता होगा, ही वॉज द एडवाइज़र ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। तो उन्होंने कहा था ना कि लेट से हमारे पास 2 तरह के राइट्स होने चाहिए, एक होने चाहिए जस्टिकेबल, एक होने चाहिए नॉन जस्टिकेबल। जस्टिकेबल इज समथिंग कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट इन करेंट कॉन्स्टिट्यूशन, और नॉन जस्टिकेबल जो है वो आपका DPSP होता है, ठीक है।
अगर हम फीचर्स की बात करें तो देखिए ये जो है मेनली आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का था उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, उससे ये रिसेंबल करता है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो ये इस्टेब्लिश करता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। अगर वहीं हम बात करें आपका फंडामेंटल राइट्स का, तो वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को करता है, ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि अगर हम ये आगे चल के जब देखेंगे 38, 40, 41, तो आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो ये आपको जो DPSP है वो आपको इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी देता है। यानी कि जैसे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए, तो ये इकोनॉमी की बात कर रहा है। या फिर जो सोशल जैसे कि इक्वलिटी होनी चाहिए, इस टाइप से मतलब पॉलिसी के प्रोस्पेक्टिव में यहाँ पर बातें होती हैं, ठीक है। वो हम वन बाय वन करके जब आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इट इज़ नॉन जस्टिकेबल इन नेचर, ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन कोर्ट इन एग्जामिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। देखिए नॉन इन्फोर्सेबल है, लेकिन एग्जामिन और डिटरमाइन करने के लिए कोई भी लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ये यूज़ होता है। यही सेम स्टेटमेंट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे भी लागू होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपका जो है वो नॉन जस्टिकेबल इन नेचर होते हैं, वो मेरली एक ड्यूटी है। ये जो है वो अपने आप मतलब जैसे कि ऑटोमेटिकली जो है वो इन्फोर्स नहीं होता, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हैं, क्योंकि उसका एक लीगल सैंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन क्लासिफिकेशंस ऑफ द DPSP। ये देखिए जो क्लासिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए नहीं मिलता है। ये बेसिकली बनाया गया है बेस्ड ऑन द नेचर, कि ये जो आर्टिकल्स हैं इनके नेचर किस प्रकार से हैं। जैसे कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, इसमें जो है वो आपके आ जाते हैं 38, 39, 39A, 39B, 41, 42, 43, 43A, 47। ये सारे हम देखेंगे क्या क्या होते हैं। 43 जो है वो यहाँ आता है गांधीयन में, और 43A सोशलिस्टिक में आता है। फिर ये गांधीयन प्रिंसिपल में 40, 43, 43B, 46 एंड 48। इसके बाद आपका आता है लिबरल, तो लिबरल में आपके आते हैं 44, UCC इसमें आता है आपका, फिर 45, 48, 48A, 49, 50, 51, ठीक है। 50, 51 ऑलवेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 50 में आपका सेपरेशन ऑफ जुडिशरी आ जाता है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, और 51 में आपका इंटरनेशनल पीस आ जाता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम आगे देखेंगे तो हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि देयर आर सर्टेन अमेंडमेंट्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर DPSP। तो कौन कौन से अमेंडमेंट? 3 अमेंडमेंट होंगे। 42 अमेंडमेंट हो गया, 44 हो गया, और 86 हो गया। दैट इज़ वन मोर, अभी इधर 97 आया है 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो ये भी 4 होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें 42nd में पहले 39 में ऐड किया गया था 39A, ठीक है, टू प्रोवाइड एडुकेट मील्स एंड लाइवलीहुड, ये भी हम आगे चल के देखेंगे। फिर 43 जो हो गया पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। देन 48A सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यहीं से आप रिलेटेड आप फंडामेंटल ड्यूटी भी देखते हैं। फिर अगर हम देखते हैं 44 में, तो इसमें आर्टिकल 38 स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर। देन 86 में देखेंगे तो बेसिकली इसमें जो है वो सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था। क्या सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था कि अगर आप 45 को देखते हैं तो 45 में पहले क्या था कि प्रोविजन फॉर द एजुकेशन फॉर 6 to 14, 6 से 14 तक के लिए था। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये 21A के अंतर्गत फंडामेंटल राइट बना दिया गया, तो उसके बाद इसका कोई रेलिवेंस नहीं रह गया था। इसी कारण से इसे कम किया गया। दैट इज़ इसमें जैसे 6 to 14 तक के जो स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं उनको आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ये तो उनका फंडामेंटल राइट हो गया। 6 से कम के हैं तो उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर एज वेल एज एजुकेशन दोनों ही प्रोवाइड कराना, ये 86 में DPSP के अंतर्गत लाया गया। समझ रहे हैं आप? कॉन्सेप्ट समझिए, 6 से 14 और 6 से पहले DPSP, 6 से 14 फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसके 97 में कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, इससे हम लोग फंडामेंटल राइट्स में बहुत डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ DPSPs की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी समझना है DPSP में कि थोड़ा डिफिकल्ट है, इसे अगर आप रिमेंबर करना चाहें तो ये अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। रीज़न क्या है डिफ़िकल्ट होने का? क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और क्वेश्चंस इस प्रकार के आएंगे। तो इसके लिए आपको करने की क्या ज़रूरत है? आपको थीम समझना है। अगर एक बार आपने एग्जाम में थीम समझने की कोशिश कर ली तो आप ऑप्शन से वो सारी चीज़ें पिक कर लेंगे। आपको 1-2 बार इसे पढ़ना है और उसके बाद थीम पकड़ना है। 2-4 जो है इंपॉर्टेंट वो ध्यान रख सकते हैं, जैसे 40 में पंचायत है, 44 में UCC है, ये सारे आप याद रख सकते हैं। 50, 51 ये सब, 49 ये सारे थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं।
बाकी आपको थीम आर्टिकल आएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस होगा, अगर याद कर सकते हैं डेफिनेटली गुड, लेकिन अगर आपने थीम समझ लिया तो भी वहाँ पे काम हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर इसी प्रकार से आते हैं कि इनमें से कौन सा डीपीएसपी है, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, तो अगर आपने थीम समझ के रखा है तो हो जाएगा। देखिए 36 में तो बेसिक डेफिनेशन है स्टेट का, जो कि आपको 12 में भी देखने के लिए मिलता है। फिर ये एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं। फिर 38 में देखेंगे स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, स्टेट को ऐसे काम करने चाहिए जो कि प्रमोशन पीपल में जो वेलफेयर का है उसका प्रमोशन हो। ठीक है, इसके बाद 39 में आपको सर्टेन पॉलिसीज देखने के लिए मिलेंगे। ये कौन कौन से हैं आप यहाँ देख सकते हैं। राइट टू एडुकेट मील, ये सब बहुत ही हद तक रिलेटेबल है किससे, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से, क्योंकि उसका भी एक्सपेंडेड वर्जन है। अगर आप 21 आर्टिकल को देखते हैं तो उसमें बहुत कुछ आता है, राइट टू स्लीप आता है, राइट टू हैविंग हेल्दी एनवायरमेंट, ये सारे आते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी आपको देखने के लिए मिलता है। फिर 39 भी देखिए, यहाँ पर जो दो बहुत इंपॉर्टेंट है 39 बी एंड 39 सी, ये सारे 39 है, आप याद रखेंगे 39 ये सारे आ गए हैं। ठीक है, तो 39 बी एंड 39 सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हमें देखना होगा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच के रिलेशन को, तो वहां पर इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। 46 पे बेसिस पे तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, तो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन की बात यहाँ की गई है। देखिए बी को अगर आप टर्न करते हैं तो डी की तरह होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, दी कॉमन गुड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी। दूसरा कि सी फॉर कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को प्रिवेंट करना है। ठीक है, कंसंट्रेशन को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। यहाँ पर हेल्थ नहीं, बेसिकली वेल्थ होगा, ये गलत है, वेल्थ होगा। फिर उसके बाद पे फॉर इक्वल वर्क मीन्स जेंडर इक्वलिटी यहाँ देखने के लिए मिलेगी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, इसके बाद ई में देखेंगे तो प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स होगा। फिर ये 40 डी नहीं होगा, सिर्फ 40 होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, इसके बाद ये तो इजी है, अब तो 73rd में आ भी गया, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद अगर राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस की बात अगर करें तो 41 में आता है। 42 में टू हैव अ जस्ट मीन्स टू प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर दी वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, जिससे आप 2016 वाला एक्ट भी रिलेट कर सकते हैं, यानी कि ह्यूमन कंडीशन जो है वो लाना है, प्रोवाइड कराना है 42 में। तो इसको आप लिंक कर सकते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग से। मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात होती है तो पेपर 2 में जो भी मैनुअल स्कैवेंजिंग पे लिखते हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम 43 की बात करें तो लिविंग वेज फॉर दी वर्कर्स। ठीक है, उसके बाद 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये सारे अमेंडमेंट याद रखेंगे। फिर 43B में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाता है 97 2011। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर 2 एज वेल। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे तो 45 आ जाता है। 45 में मैंने आपको बताया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर बिलो मीन्स टिल द एज ऑफ 6, क्योंकि 6 से ऊपर 14 तक ये तो फंडामेंटल राइट है, 6 से पहले डीपीएसपी। देन यू आर कमिंग टू द 46 में आ गया प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अदर वीकर में आपका वुमेन्स, चिल्ड्रन, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर 2। और यू आर राइटिंग दी मेंस, तो इसमें जो हेल्थ वाला एस्पेक्ट हो जाता है ये सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये सारा आप यूज़ करें। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री 48 में आएगा। इसके बाद 48A में जो है वो आपका प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सेम जो है आपको रिलेटेबल फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी देखने के लिए मिलते हैं। फिर देखिए यहाँ से ये 3 थोड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल ध्यान पे भी रहते हैं, आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि पहला प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस है इंपॉर्टेंट, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये तो हमारा बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर भी है। और उसके बाद लास्ट में आता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसी से आप बेस देखेंगे तो पंचशील है कि हम आवर कंट्री हैज़ डिसाइडेड नॉट टू अटैक फर्स्ट ऑन एनी कंट्री, और हम किसी तरह का एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं करेंगे। ठीक है, वी ऑलवेज प्रेफर फॉर द डिफेंस, अगर किसी भी तरह का जैसे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है तो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, ये सारा, क्योंकि वी वांट इंटरनेशनल पीस। ठीक है, कुछ डायरेक्टिव्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्टिव्स अगर आप देखें तो वो पार्ट 4 में नहीं है। जैसे कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 335। आर्टिकल नंबर 335 आपका पार्ट बेसिकली 16 में आता है। ठीक है,
पार्ट 16 में, दैट क्लेम्स ऑफ द मेंबर ऑफ SC एंड ST shall be taken into consideration without compromising the efficiency of the administration of the public employment। यानी कि SC और ST के अगर कोई क्लेम्स हैं तो उसे बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, मतलब कोई भी पब्लिक सर्विस है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए उसे कंसीडर किया जाएगा। फिर आता है 350A, ये आपका आता है 17 में, 16 17, ठीक है, ये भी 17 में आ जाएगा, लास्ट वाला भी। तो ये है इंस्ट्रक्शन इन मदर लैंग्वेज एट द प्राइमरी लेवल। NEP में अगर आप देखें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो इसका बहुत ज़्यादा है, ये है। फिर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज की बात अगर 351 में आता है, देखिए हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज वाला में आर्गूमेंट आता है तो वहाँ पर आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से कोट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा वैलिडेशन वाला पॉइंट आपके देगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो आपको यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। इस तरह से जो है वो आपके इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं कि क्या है, कैसा है, नहीं है। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसा कि अगर हम बात करते हैं मिनर्वा मिल केस है, तो मिनर्वा मिल केस बेसिकली हुआ था 1980 में। उसमें बात की गई थी कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP के बीच में एक हारमोनी होना चाहिए। इसी को हम केरला के केस में देखते हैं, दैट डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, जो केरला एजुकेशन बिल है 1957 वाला, उसमें हमें देखने के लिए मिलता है। और इस पर आपका क्वेश्चन भी आ चुका है मेंस में 2020 में, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए। ओवरऑल हम लोगों ने देख लिया। थोड़ा सा अगर हम डिस्टिंक्शन की बात करें तो यहीं पर हम जो है ना, जस्ट अ मिनट, यहीं पे हम थोड़ा सा डिस्टिंक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है, दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट। सो हम यहाँ पे थोड़ा डिस्टिंक्शन देख लेते हैं। देखिए एक तरफ आपके सामने आता है फंडामेंटल राइट्स, एक तरफ आता है हमारे सामने DPSP, और आप साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। देखो फंडामेंटल राइट जो है जस्टिकेबल इन नेचर है, ये नॉन जस्टिकेबल होगा, ठीक है। ड्यूटीज़ तो बेसिकली एक ड्यूटीज़ ही हैं, मरे ड्यूटीज़। ये आपको प्रोवाइड कराता है पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। ये आपको प्रोवाइड करेगा इकोनॉमी और सोशल जस्टिस, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें लीगल सैंक्शन देखने के लिए मिलता है, इसमें किसी भी तरह का लीगल सैंक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए फंडामेंटल राइट्स अपने आप में एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करता है, DPSP जो है सोसाइटल इंटरेस्ट की बात करता है। इसीलिए अब अगर जब हम कभी डिस्कस करेंगे, जब हम पॉलिटी स्पेशल बैचेस लेंगे, वहाँ पे हमें डिस्कस करना है फंडामेंटल राइट्स रिलेशन विद द DPSP। तो वहाँ हम देखेंगे कि इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है और जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है उसमें किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है और कैसे वो प्रिवेल करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वहाँ पर 39B एंड 39C आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साथ साथ 46 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। ये जो फंडामेंटल राइट है वो ऑटोमेटिकली आपका इन्फोर्स होता है, DPSP ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं होता। अगर इन्फोर्स कराना है आप एक्ट बनाएं, जैसे कि 40 को इन्फोर्स कराना था तो हम लोगों ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, उसके बाद फिर पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। इसी प्रकार से अगर अभी देखें तो 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी काफ़ी टाइम से चर्चा चल रही है, तो वहाँ पर भी अगर उसको करना है तो उसके लिए फिर लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो है कोर्ट जो है बेसिकली अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें कि अगर लेट से आपकी फंडामेंटल, क्योंकि ये इंडिविजुअलिस्टिक इंटरेस्ट है, अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट एब्रिज हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 में हम लोगों ने डील कर लिया ये सारी चीज़ें। तो यानी कि आप जो है, और अगर लेट से कोई एक्ट है ऐसा जो फंडामेंटल राइट्स के एब्रिज कर रहा है तो वो अपने आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड हो जाता है या फिर उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लग जाएगा। लेकिन DPSP में ऐसा कोई केस नहीं है। DPSP में बेसिकली जो है वो देखिए, इससे DPSP को ना बेसिकली सप्लीमेंट्री माना जाता है। दे आर कंसिडर टू बी द सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट इंडिविजुअलिस्टिक इंटरेस्ट की बात कर ली, आपके इंटरेस्ट की बात हो गई। अब सोसाइटी के इंटरेस्ट को हम एज अ ये देखते हैं। देखिए इसका एक ये भी आता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इसका ये आता है कि हम लोगों ने जो सोसाइटी के इंटरेस्ट है इसे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया। तो इसके पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब आप कह सकते हैं कि बैकिंग आता है सपोर्ट में, एविडेंस की इतने रिसोर्सेज नहीं है, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेज दैट कुड डू सो। तो इसी कारण से इसे जो है नॉन जस्टिकेबल बनाया गया है कि स्टेट जब भी पॉलिसी बनाए तो इन्हें कंसीडर करें और इसके बेसिस पे करें, ठीक है। यही कारण है कि कोई भी लॉ होता है अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन करना है तो वहाँ हम DPSP को यूज़ कर सकते हैं। सेम वे में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ भी है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स तो आपका बेसिकली सेंटिटी रखता ही है अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ओवरऑल जो जितने भी चीज़ें थी हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देख लिया है। जो केसेस थे वो सारे भी हम लोगों ने देख लिए हैं।
इसके अलावा आपको कोई भी उतना इंपॉर्टेंट जो है वो आपका नहीं बचता है। वैसे देखिए कॉन्फ्लिक्ट वाला तो थोड़ा बहुत है कि जैसे कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में अगर लेट से कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं, बट वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो जस्ट जैसे ही 1950 में हुआ था, उसके बाद ही 1951 में अगर आप देखोगे तो आपका एक केस हुआ था चंपाकम दुराईराजन केस था, ये 1951 में ही हुआ था। इसमें कहा गया ये कि अगर लेट से फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा, इंडिविजुअलिस्टिक इंटरेस्ट प्रिवेल करेगा डीपीएसपी के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसी को अगर आप देखते हैं, क्योंकि देखिए जो आपका डीपीएसपी है वो तो अगर कोई भी लेजिस्लेशन अगर उसको इन्फोर्स कराना है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है वो तो अपने आप में इन्फोर्सेबल है, लेकिन डीपीएसपी को अगर इन्फोर्स कराना है तो क्या है, उसके लिए आपको लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा। लेकिन गोलकनाथ ने ये कहा, इन गोलकनाथ केस में अगर देखेंगे 1967 में, इसमें देखिए अमेंडेबिलिटी वाला कॉन्टेक्स्ट आ गया, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसेंट, फंडामेंटल राइट जो है अपने आप में सैक्रोसेंट है, और फंडामेंटल राइट को हम अमेंड नहीं कर सकते हैं किसी भी डीपीएसपी को बेसिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर 24 आया जिसमें कि पार्लियामेंट को कहा गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस में जो है बेसिकली कहा गया कि आप किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट के पास पावर है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन जो है वो देखेंगे तो वहाँ पर हम इन सारी इंपॉर्टेंट जितने भी चीज़ें हैं उन सभी को देख लेंगे। ओवरऑल जो है डीपीएसपी का आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि ये बेसिकली सप्लीमेंट्री इन नेचर है और ये गुड गवर्नेंस के प्रति है। ये बेसिकली आपको सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ओवरऑल हम लोगों ने सारी चीज़ों को देख लिया है। मिलते हैं तो फिर अगले लेक्चर में।